हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रात का खौफ में, जहां हर रात होती है डर से भरी और हर कहानी लाती है सिहरन की एक नई लहर। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उस डरावनी सी घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर दे। कहते हैं जंगल में सिर्फ जानवर नहीं रहते, कुछ रूहें भी होती है जो रास्ता भटकने वालों की सांसों से खेलती है। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब एक सच्चा इंसान सच्चे जंगल में पहुंचा, लेकिन वापस कभी वैसा नहीं लौटा। मेरा नाम अभिषेक है। ये बात दूधाजिंग है जब मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पर गया था। जंगलों की खूबसूरती और आदिवासी जीवन को कैमरे में कैद करना मेरा मकसद था। मेरे साथ एक लोकल गाइड रमेश भी था, जो उन इलाकों को अच्छी तरह जानता था। रात के 8 बजे हम दोनों एक जीप में एक सुदूर गांव से लौट रहे थे। तभी रमेश ने अचानक कहा, भाई साहब, हमें रास्ता बदलना होगा, सीधा रास्ता रात में ठीक नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो रास्ता तो छोटा और सीधा है ना? उसने धीरे से कहा, हाँ, मगर वहां मुर्दों का मोड़ आता है, जहां अब तक कोई रात में सुरक्षित नहीं लौटा। मैं हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई पढ़ा लिखा इंसान भी इन बातों में विश्वास कर सकता है। मैंने जिद की और उसी रास्ते पर चल पड़ा। जंगल घना और अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी कुछ मीटर से आगे नहीं जाती। चारों तरफ सन्नाटा था और हमारी जीप की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। लेकिन जैसे ही हम उस मोड़ पर पहुंचे, जीप अचानक बंद हो गई। रमेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने मना किया था, यह रास्ता जिंदा नहीं छोड़ता। हमने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। फिर दाईं ओर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, लंबी खौफनाक चीख, जैसे कोई अपने फेफड़ों को बाहर निकालकर चिल्ला रहा हो। हम बाहर निकले तो देखा एक धुंधली सी परछाई जो हवा में तैरती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वो रोशनी में नहीं आई। रमेश जमीन पर गिर गया और बोला, ये वही है जिसने मेरे भाई को यहीं मारा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं भागने की सोच ही रहा था कि मेरी गर्दन के पास एक ठंडी सांस का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। भागने की नाकाम कोशिश। मैंने रमेश को उठाया और पीछे की ओर दौड़ने लगे। मगर अजीब बात यह थी कि हम जितना भागते मोड़ वहीं बना रहता, जैसे हम किसी दायरे में फंस चुके थे। तभी रमेश अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, मगर वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसी पल मेरे कानों में किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट आई, अब तेरा नंबर है। सुबह की पहली किरण। मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा, शायद बेहोश हो गया था। जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी थी और कुछ ग्रामीण मुझे उठा रहे थे। जीप वहीं खड़ी थी, लेकिन वो गायब था। ना उसका कोई निशान मिला, ना कपड़ा, कुछ नहीं। अब भी जब मैं उस जंगल के नाम से गुजरता हूं, उस मोड़ की याद आते ही शरीर ठंडा पड़ जाता है। लोग कहते हैं वहां किसी औरत की रूह भटकती है, जो हर उस इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है जो मुर्दों का मोड़ को नजरअंदाज करता है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं जब छत्तीसगढ़ तो लौट आया, लेकिन नींद गायब हो चुकी थी। हर रात मुझे रमेश की वही खुली आंखें दिखती, जो अब कभी बंद नहीं हुई। 3 महीने बाद मुझे एक कॉल आया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुझे बुलाया, कहा कि रमेश का नाम एक और केस में आया है। मैं तुरंत बस्तर पहुंचा। थाने में एक बूढ़ा इंस्पेक्टर मिला, नाम था पाटिल। उसने एक पुरानी फटी हुई तस्वीर मेरे सामने रखी। एक धार्मिक मेले की थी, जिसमें कई आदिवासी खड़े थे, लेकिन फोटो के बीचों बीच वो औरत थी जिसकी चीख उस रात जंगल में गूंजी थी। मैं कांप उठा। पाटिल ने कहा, ये रूपवती कभी आदिवासी देवी मानी जाती थी, मगर कुछ साल पहले इसने 7 लोगों की बलि देने की कोशिश की, उसी मुर्दों के मोड़ पर। उसे पागल कहकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, लेकिन जब जलाया गया उसकी चीखें 3 दिन तक जंगल में गूंजती रहीं। मैंने थाने से निकलते वक्त एक लोकल बाबा से मिलने का सोचा। उसका नाम था भैरव बाबा, जो जंगल की आत्माओं से बात करने का दावा करता था। बाबा ने मुझसे रमेश की कोई चीज मांगी। मेरे पास उसकी एक पुरानी टोपी थी, जो उस दिन गाड़ी में ही रह गई थी। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, कहीं दूर से आती रमेश की डरी हुई फुसफुसाती आवाज। वो मुझे नहीं जाने दे रही, वो चाहती है कि मैं तुम्हें भी लेकर आऊं। मैं सिहर गया।
बाबा ने आंखें खोली और कहा, तू उस मोड़ पर गया था, अब तुझसे उसका रिश्ता जुड़ गया है। वो तुझे बुला रही है और जब तक तू वापस नहीं जाएगा उसे कुछ देकर नहीं लौटेगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने तय कर लिया, या तो सच सामने आएगा या मैं खुद उसी जंगल का हिस्सा बन जाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे मैं दोबारा उसी रास्ते पर पहुंचा। वही जीप, वही मोड़, लेकिन इस बार मैं अकेला था। जैसे ही उस जगह पहुंचा हवा ठंडी हो गई, पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे और फिर रमेश सामने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रात था, मगर उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। उसने कहा, अब तू आया है, चल उसे अपना नाम दे दे और आजाद हो जा। तभी वो औरत रूपवती पेड़ों के बीच से निकल कर आई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, मगर आंखें वो जिंदा इंसान से भी ज्यादा गहरी थी। उसने कहा, मुझे बस एक नाम चाहिए, एक जिंदा आत्मा का नाम, फिर रमेश को छोड़ दूंगी। मैं समझ गया मुझे किसी की बलि देनी होगी, मगर मैंने चाल चली, मैंने अपना नाम दिया, अभिषेक, और तुरंत जेब से अपने पिता की राख निकाली, जो मैं हमेशा एक डिब्बी में रखता था उनकी याद में। रूपवती ने वह राख ली और गायब हो गई। रमेश वहीं बेहोश गिर पड़ा। सुबह रमेश को होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। हम दोनों वापस आए, लेकिन अब भी कभी कभी आधी रात को रमेश नींद में उठकर कहता है, उसने तेरा नाम लिया था ना, अब अगली बार वो तुझे लेने आएगी।